हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका एसएससी जीडी के लिए ये जी की जीएस का सेट नंबर 6 है। इससे पीछे मैंने आपको 5 सेट कवर करा दिए हैं। आप उनका नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए और साथ के साथ उनका रिवीजन भी करते रहिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कहा गया पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। तो सुरकोटदा ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो वर्तमान समय में गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। अब ध्यान से समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना गया है, जो कार्यकाल माना गया है, वो सबसे प्रमाणित कार्यकाल 2350 BC से माना गया है 1750 BC तक। इसको याद रख लेना, 1750 BC तक माना गया है, सबसे प्रमाणित कार्यकाल है। और सिंधु घाटी सभ्यता का पता कार्बन डेटिंग पद्धति से लगाया गया है। कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर इसका पता लगाया गया है। अब जरा यहाँ ध्यान से सुनना है। 2 पद्धति होती है, एक कार्बन डेटिंग पद्धति होती है और एक यूरेनियम डेटिंग पद्धति होती है। मैं आपको बता दूं, कार्बन डेटिंग पद्धति से उनका पता लगाया जाता है जिनमें कभी न कभी जान रही हो, जैसे पेड़ पौधा हो गया, जीवाश्म हो गए, इन सब का पता कार्बन डेटिंग पद्धति से लगाया जाता है। बाकी चट्टानों का पता, यानी जिसमें कभी जान ही नहीं पाई गई हो, उनका पता यूरेनियम डेटिंग पद्धति से लगाया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमाणित कार्यकाल 2350 से लेकर 1750 माना गया है। वहीं पर याद रखना है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, जिसका नाम है भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक या इसी को कहते हैं गौमूत्री लिपि। गौमूत्री लिपि या इसी का एक और नाम है वास्फोडियन। वास्फोडियन लिपि। इसको आज तक पढ़ा नहीं जा चुका, ये ध्यान रखना है। और ये पद्धति दाएं से बाएं, बाएं से दाएं के रूप में इस प्रकार से लिखी जाती थी। इसको आज तक नहीं पढ़ा गया है, ये आपको याद रखना है। और इस लिपि का नाम क्या है? भाव चित्रात्मक गौमूत्री लिपि या वास्फोडियन लिपि माना गया है। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहाँ कहाँ, किस किस राज्य में कौन कौन सा स्थल है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए आगे यहाँ पर समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है वो रहमान डेरी है, हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई, जो वर्तमान समय में रावी नदी के किनारे स्थित है। तो रहमान डेरी और हड़प्पा ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और भारत के पंजाब में रोपड़ स्थित है। ठीक है भाई। हरियाणा में राखीगढ़ी है, बनावली है और भरीना है। राखीगढ़ी, बनावली और भरीना ये तीनों ही स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के हैं और ये हरियाणा में है। आगे की क्लास में जब भी मैं सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन लूँगा तो उसमें किस स्थान से क्या मिला है आपको उसकी जानकारी दूंगा। अभी प्रत्येक स्थल कहाँ कहाँ है उसकी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। चलिए आगे देखिए, यहाँ आ जाइए। राजस्थान में कालीबंगा है, यहाँ से पकी हुई ईंट के प्रमाण मिले हैं। गुजरात में लोथल है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था। धोलावीरा गुजरात में पड़ता है। रंगपुर गुजरात में पड़ता है। सुरकोटदा ये भी गुजरात में है। और ध्यान रखना है, गुजरात में सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल किस भारतीय राज्य में है? तो ये आपको याद रखना है, ये गुजरात राज्य में है। हम सब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, जिसमें सर्वाधिक स्थान भारत में मिले हैं और भारत में गुजरात से मिले हैं। ये आपको याद रखना है। आगे आइए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अली मुराद है, मोहनजोदड़ो है, आपके पास मोहनजोदड़ो है, चाणूदड़ो है। ठीक है। और वहीं उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है और हुलास है। ये सभी स्थान आपके उत्तर प्रदेश में हैं। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी? चलिए इनको अच्छे से नोट कर लेना। और मैंने फिर कहा है आपका जीडी में एक भी क्वेश्चन आपका बच के नहीं जाएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अली मुराद, मोहनजोदड़ो, चाणूदड़ो है। ठीक है। और वहीं उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है और हुलास है। बात क्लियर हो गई? चलिए अगला देखिए नेक्स्ट।
आगे आइए। क्वेश्चन में कहा गया स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी जो संरचना होती है इसका नाम क्या होता है। आराम से मेरी बात समझना है। स्तूप में छज्जे जैसी संरचना को हर्मिका के नाम से जाना जाता है। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर आइए, ये आपके सामने स्तूप का एक इमेज है और इस स्तूप के सबसे ऊपर ही छज्जे जैसी एक संरचना है, इसे क्या कहा गया, हर्मिका कहा गया। किसे कहा गया, हर्मिका। और हर्मिका यानी स्तूप क्या होते हैं, तो महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर बनाए गए हैं या महात्मा बुद्ध के अवशेष मिलते हैं या महात्मा बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन वस्तुएं यहाँ रखी हुई होती हैं, तो उन्हें ही हम कहते हैं स्तूप। ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप सांची स्तूप है। जरा आइए उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ समझिए, गौर से समझना है। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, सांची स्तूप है। इसके बारे में याद रखना, ये मध्य प्रदेश में और ये रायसेन जिले में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये है आपके रायसेन जिले में स्थित है। अशोक के द्वारा इसको 3री शताब्दी में बनाया गया और ये भारत का सबसे प्राचीन स्तूप माना गया है। बाद में इसे अग्निमित्र सुंग वंश का शासक था, कौन, अग्निमित्र सुंग के द्वारा इसका पुनर्निर्माण भी कराया गया था। तो याद हो गया, सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। किसने बनवाया, अशोक ने। ठीक है। पुनर्निर्माण किसने कराया इसका, जीर्णोद्धार किसने किया इसका, तो अग्निमित्र सुंग के द्वारा इसका पुनरुद्धार किया गया था। बोलो बात क्लियर है। कब हुआ है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन यहाँ आइए, केसरिया स्तूप। केसरिया जो रंग तूने मुझे लगाए ओरे, है ना, हम लोग सुनते हैं ना, केसरिया रंग, ऐसा रंग दे मुझे समरिया जो उतरे ना जन्मों जन्म तक, है ना, तो वही केसरिया है। आराम से सुनना है। केसरिया स्तूप ये वर्तमान में बिहार में है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के हिसाब से। क्यों हो जाता है, जरा ध्यान से सुनिए। केसरिया स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है और ये किसके द्वारा बनाया गया है, सम्राट अशोक के द्वारा। केसरिया कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। किस लिए अशोक ने बनवाया, तो जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुशीनगर जा रहे थे, तो वहाँ कुछ समय तक केसरिया में ठहरे थे। इन्हीं की याद में अशोक के द्वारा केसरिया स्तूप का निर्माण कराया गया, जो वर्तमान भारत में ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। केसरिया कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है 1337 से लेकर 1453 तक 100 वर्षीय युद्ध लड़ा गया। ये किन दो देशों के बीच हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। किसके बीच हुआ है, इंग्लैंड और फ्रांस। क्यों हुआ था, तो फ्रांस पर अधिकार करने को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य एक युद्ध लड़ा गया, जिसे 100 वर्षीय युद्ध के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आइए। यहाँ देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, के सम्मुखन चेट्टी। अब जरा ध्यान से सुनिए, बजट का थोड़ा सा हम लोग इतिहास जान लेते हैं। बजट देखिए, बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द था जिसका नाम था बुगट। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द बुगट से हुई है और जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला, ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हो गई, चमड़े का थैला। अब आगे बढ़िए। पूरे विश्व में सबसे पहले बजट प्रस्तुत 1733 में इंग्लैंड में प्रस्तुत हुआ था और इसका प्रस्तुतिकरण किया था रॉबर्ट वॉलपॉल के द्वारा। पूरे विश्व में सबसे पहले बजट कहाँ प्रस्तुत हुआ है, इंग्लैंड में। कब हुआ है, 1733 में। किसके द्वारा, रॉबर्ट वॉलपॉल के द्वारा। लेकिन भारत में पहला बजट 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ है और उस समय ये जेम्स विल्सन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, जेम्स विल्सन के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए आगे। जैसे स्वतंत्र भारत का पहला बजट ये हो गया। अब एग्जाम में आएगा गणतंत्र भारत का पहला बजट। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया।
जॉन मथाई के द्वारा। कब किया गया? 1950 में। कब किया गया? 1950 में। भारत में सर्वाधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो मोरारजी देसाई ने। सर्वाधिक बार भारत में बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो मोरारजी देसाई। कितनी बार किया है? तो 10 बार। कितनी बार किया? 10 बार। याद रखना। भारत में काला बजट का भी समय आया है। काला बजट कब प्रस्तुत हुआ पहली बार, यानी जिसे काला बजट की संज्ञा दी गई? तो याद रखना 1973 और 74 के बजट को काले बजट के नाम से जाना गया। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ तक? 1973 और 74 के बजट को काले बजट के नाम से जाना गया था। बजट में एक वर्ष का आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, उसे बजट कहते हैं। तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया होगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राज्य में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 में होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का काम क्या होता है? तो यदि दो राज्यों के मध्य विवाद हो जाए तो उसका निपटारा अंतर्राज्यीय परिषद करती है। यदि राज्य और केंद्र के मध्य विवाद होता है किसी बात को लेकर, उसका निपटारा भी कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद करती है। ध्यान रखना है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इस परिषद का जो अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं। अच्छे से नोट करना है, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो सभी राज्यों के सीएम, सभी राज्यों के सीएम प्लस पीएम द्वारा 6 कैबिनेट मंत्री, जो पीएम के द्वारा 6 कैबिनेट मंत्रियों को चुना जाता है। तो सभी राज्यों के सीएम और पीएम के द्वारा 6 कैबिनेट मंत्री जो नियुक्त किए जाते हैं, उनको अंतर्राज्यीय परिषद में शामिल कर लिया जाता है। तो बात क्लियर हो गई। अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा अनुच्छेद 263 में है और ट्रिब्यूनल की चर्चा अनुच्छेद 262 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे आते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? यानी साल का सबसे छोटा दिन ये होता है 22 दिसंबर को। कब होता है दोस्त प्यारे मेरे? 22 दिसंबर को होता है। अब आराम से एक चीज़ समझनी है, ठीक है? कैसे समझनी है, आइए फटाफट से देखिए। यहाँ आ जाओ। देखो, जब सूर्य, ध्यान सुनना है, जब सूर्य महाराज, ये सूर्य महाराज आपके सामने बना देता हूँ मैं, ये सूर्य महाराज है। जब सूर्य महाराज कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में जो दिन होता है ये बड़ा होने लगता है, तो रातें क्या होंगी? इधर छोटी हो जाएंगी। बोलो बात क्लियर हो गई। अगर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है कब? तो ये होता है 21 जून को। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को होगा। अब दक्षिणी गोलार्ध में देखिए, अभी 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? यहाँ पर दिन 21 जून को छोटा होगा और रातें आपकी बड़ी होंगी। बोलो बात क्लियर हो गई। तो 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में था, दक्षिणी गोलार्ध में अंधेरा है, ऐसे याद कर लो। उसके बाद क्या होगा? 22 दिसंबर को सूर्य महाराज किधर आ जाते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में आ जाते हैं। और इधर क्या होता है 22 दिसंबर को? तो यहाँ पर दिन बड़ा होने लगता है, रातें छोटी होने लगती हैं। बोलो बात क्लियर हो गई। तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश पूरे गोलार्ध में रहता है 22 दिसंबर को। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रातें कब होती हैं? 21 जून को। जब दिन बड़ा होगा तो रातें छोटी होंगी। ये याद रख लेना, अच्छे से इसको नोट कर लेना। और इससे पहले हमने आपको विषुव के बारे में समझाया है। विषुव क्या है? तो विषुव इक्विनॉक्स होता है, जो दिन और रात बराबर होने की घटना होती है।
आप मुझे कमेंट करके बताओगे ये किन 2 तारीखों को होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान को सुमेलित नहीं करता है? अर्जेंटीना प्रेरी, तो ये गलत हो जाएगा। अर्जेंटीना घास के मैदानों को कहते हैं पंपास। क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान डाउन्स होता है। मध्य एशिया घास का मैदान स्टेपी होता है। दक्षिण अफ्रीका के घास का मैदान बेल्ड होता है। और अभी हम सभी घास के मैदानों को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे से आपको नोट भी कर लेना है। देखिए इधर आ जाइए, मैंने लिया है विश्व के प्रमुख घास के मैदान, जिसमें शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, अच्छे से याद करना है। बेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी यूरोप, पुस्टाज हंगरी, कैंटबरी न्यूजीलैंड। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे देखिए। लानोज वेनेजुएला, कंबोज ब्राज़ील, सवाना दक्षिण अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका, पार्कलैंड अफ्रीका, कटिंगा ब्राज़ील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, और प्रेरी भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये घास के मैदान हो जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, बेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पुस्टाज हंगरी, कैंटबरी न्यूजीलैंड। ये उष्णकटिबंधीय है। बाई चांस आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, तो आराम से आप बता सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आप मुझे कमेंट करके इतना ज़रूर बताना कि आपको मेरे द्वारा तैयार किया गया ये कंटेंट कैसा लगता है। बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, ये मेरा आपसे वादा है। जिस दिन इस क्लास का अंत होगा उस दिन आपके पेपर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना, अच्छे से तैयार करना है एक चीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर समझिए। अब देखो ये भी विश्व के प्रमुख घास के मैदान है। ये मैंने एक आपको मैप बना के दे दिया है। इस मैप को आप टेलीग्राम पे जाकर इस PDF को डाउनलोड करना। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। बाकी आप सर्च भी कर सकते हैं, कौटिल्य कोचिंग सेंटर के नाम से है। उस पर इमेज मेरा लगा हुआ है, वहाँ ये PDF देखना और इसको अच्छे से आप फिल कर लेना। ठीक है, चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट, किस क्षेत्र को जोगियों का देश कहा जाता है ना? जोगी जी सारा रारा, जोगी जी हम तो, ये गाना है कोई ऐसा, तो उसी पर देखिए। जोगियों का देश, जोगियों का मतलब होता है जो दुनिया में अलग थलग पड़ा हो, जो अपनी चलाता हो, उसे जोगी कहते हैं। आपको ऐसे याद रखना है। जोगी जो दुनिया में अलग थलग पड़ा हो उसे जोगी कहते हैं। और ये है आपका उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया को जोगियों का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट और राजधानी है इसकी कुआलालंपुर। ठीक है, पैसो जो मुद्रा है ये मैक्सिको की मुद्रा भी पैसो है, मैक्सिको। बाकी ब्राज़ील और फ्रांस की मुद्रा, ब्राज़ील हो गया, जर्मनी हो गया, जर्मनी ब्राज़ील फ्रांस, इन सब की मुद्रा आपकी क्या हो जाएगी? तो ये आपकी यूरो हो जाएगी। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस। यूरो मुद्रा किसकी है? जर्मनी फ्रांस हो गई, पैसो मैक्सिको हो गई, और रिंगिट किसका हो गया? मलेशिया का हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सोन, गोमती, यमुना, इंद्रावती। तो आंसर होगा इंद्रावती। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। ध्यान रखना है, ये मुख्य रूप से कहाँ प्रभावित होती है? तो मुख्य रूप से ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी का प्रभावित होती है, लेकिन इसका उद्गम स्थल उड़ीसा में है। ये भी याद रखना है। तो उड़ीसा में उद्गम स्थल है। इंद्रावती नदी का मुख्य रूप से प्रभावित होना छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में है। अब हम लोग गंगा नदी की सहायक नदी की हम बात करते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए अब होने वाला है। देखिए यहाँ पर देखिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हमारे पास ये यमुना आपके सामने दिख रही है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ
ये गंगा के दाएं किनारे से मिलने वाली गंगा की कौन कौन सी नदियाँ उसकी सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए आराम से आइए, ये नदी आपके पास यमुना है और यमुना किस में मिल गई, गंगा में मिल गई है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब किसी गंगा की, ये कहाँ से मिल रही है, बाएं किनारे से। यहाँ पर आइए, अपने पास कौन सी, कर्मनाशा है, सोन नदी है, पुनपुन नदी है, और ये सब कौन से किनारे से मिल रही हैं, दाएं किनारे से मिल रही हैं। बाकी यमुना में चंबल, सिंध, बेतवा और केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन किस में मिल रही है, यमुना में मिल रही है। तो ये गंगा की सहायक नदी है। उस आगे जाके गंगा आपका पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में बट जाती है। हुगली नदी की धारा तो निकल जाती है पश्चिम बंगाल में, और पद्मा के नाम से ये निकल जाती है बांग्लादेश की तरफ। याद रखोगे इतनी बात। तो ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। आप इस इमेज को इसी प्रकार से बना लेना कि बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां और दाएं किनारे से गंगा में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। बोलो बात क्लियर होगी यहाँ तक। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के हिसाब से। देखो आराम से बात समझना है। ये अलकनंदा संतोपद हिमनद से निकल के आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ये मंदाकिनी है, चोराबाड़ी हिमनद से निकल रही है। गंगोत्री से निकल के आपकी भागीरथी आ रही है, और यमुना नदी है, यमुना से निकल के यमुनोत्री से आ रही है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा देवप्रयाग किसे कहते हैं। तो देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलन स्थल होता है, भागीरथी अलकनंदा के मिलन स्थल को देवप्रयाग कहते हैं। वहीं मंदाकिनी और अलकनंदा के मेल को रुद्रप्रयाग कहते हैं। याद रखना है 2 पॉइंट, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा। जबकि जो प्रयागराज बनाती है वो यमुना नदी जब मिल जाती है किसमें, भागीरथी में, कहाँ पर, प्रयागराज इलाहाबाद में जाकर, और ये संयुक्त धारा गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। तो ध्यान रखना है यमुना और ये गंगा नदी पूरी आगे मिल जाती है, कहाँ जाकर, इलाहाबाद प्रयागराज में जाकर। इसको अच्छे से देख लेना, ये नंद प्रयाग बन जाता है। इस इमेज को अच्छे से आप बनाओगे और इसको बार बार पढ़ोगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो एशिया का पहला है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार, 1875 में इसकी स्थापना हुई है। ये एशिया का, भारत का सबसे पुराना है। और वही याद रखना है दिल्ली शेयर बाजार की स्थापना 1925 में हुई है, ठीक है। दिल्ली शेयर बाजार की स्थापना किस वर्ष हुई है, 1925 में। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, साक्षरता में कितनी उम्र से अधिक व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। तो याद रखना है 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे को साक्षरता में शामिल किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। आराम से सुनना है बात, देखिए काली एवं जो खुरदरी सतह होती है, काली सतह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होती है और बुरा परावर्तक होती है। लेकिन चिकनी जो सतह होती है और श्वेत सतह जो होती है वो बुरा अवशोषक होती है, अच्छा परावर्तक होती है। याद रखना है, इसीलिए गर्मियों के दिनों में सफ़ेद कपड़े हम लोग पहनते हैं। क्यों? क्योंकि बुरा अवशोषक है, जो ऊष्मा आ रही है उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो, ठीक है। और अच्छी क्या है, परावर्तक है, जो शरीर की गर्मी है उसको वो बाहर निकाल देती है। इसीलिए गर्मियों के दिनों में सफ़ेद कपड़े लाभदायक होते हैं, जबकि जाड़ों के दिनों में काले कपड़ों को पहना जाता है। क्यों? काली सतह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होती है और बुरा परावर्तक होती है। जो एब्जॉर्ब कर लिया वो भी अंदर रख लिया, जो अंदर है वो भी अंदर है। ध्यान रखोगे इतनी बात। लेकिन किरचॉफ का नियम उल्टा होता है। किरचॉफ का नियम कहता है अच्छा अवशोषक ही अच्छा परावर्तक होता है, और किरचॉफ का नियम कहाँ लागू होता है, तो चंद्रमा पे लागू होता है। ये ध्यान रखना है। सिर्फ किरचॉफ का नियम में क्या कहा गया है, फिर ध्यान सुन लो, किरचॉफ जी कहते हैं अच्छा अवशोषक ही अच्छा परावर्तक होता है। बोलो बात क्लियर हो गई। इसीलिए छोटे जब बच्चे होते हैं
तो उसमें क्या किया जाता है, मिला धुलाकर उसके यहाँ एक काला टीका लगा दिया जाता है। यानी जितनी भी नज़रें पड़े इसके ऊपर, ये काला टीका सबको अवशोषित कर ले, ठीक है। इसीलिए बच्चे को काला टीका लगाया जाता है, याद रखिए इतनी बात। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, आगे समझते हैं। यहाँ आ जाइए, क्वेश्चन कहता है फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम किससे संबंधित होता है। तो हमेशा याद रखना, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम फादर मदर चाइल्ड, फादर फोर्स होता है और ये फादर मदर मैग्नेटिक क्षेत्र को दर्शाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम फादर मदर और ये चाइल्ड, अभी दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर आइए फटाफट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्या है, फादर अंगूठा बल को दर्शाता है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, फादर मदर मैग्नेटिक और चाइल्ड यानी विद्युत धारा को दर्शाता है। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, इसको अच्छे से आप कवर कर लेना, ठीक है। आप देख रहे हैं कितने कम समय में आपके पास कितनी मैं जानकारी डिलीवर कर रहा हूँ, इन सबको नोट करना। और ये मेरा आपसे वादा है दोस्त, एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर। तो देखिए अभी बाएं में क्या पड़ा, फादर मदर चाइल्ड, बस ध्यान रखना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में चाइल्ड ऊपर हो जाता है और मदर नीचे हो जाती है, और कुछ याद नहीं रखना है। तो बस हो गया, ये तो फोर्स को दर्शाएगा ही, ये बल की दिशा हो गई यहाँ पर। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्षेत्र की दिशा को दर्शा देता है। तो फादर चाइल्ड मदर होता है इसमें, और बाएं में क्या होता है, फादर मदर चाइल्ड होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है विटामिन ई निम्न में से किसके लिए एक महत्वपूर्ण माना गया है। तो देखो विटामिन ई होता है टैकोफेरॉल, टैकोफेरॉल, और विटामिन ई की कमी से होता है नापुंसकता रोग। कौन सा रोग होता है, नापुंसकता रोग, यानी जनन क्षमता इससे प्रभावित होती है। अगर इससे आपको बचना है तो आपको अंकुरित अनाज का सेवन करना है, अंकुरित अनाजों का आपको क्या करना है, सेवन करना है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है। तो आंसर होगा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में इससे प्रभावित होती है, और सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। आगे आइए, देखिए एग्जाम में आता है मूत्र के साथ कौन सा विटामिन बाहर हो जाता है, विटामिन सी हो जाता है। रतौंधी विटामिन ए से होती है। खाना पकाने पर कौन सा विटामिन उड़ जाता है, सी उड़ जाता है। घाव में या घाव को भरने में जो सहायक होता है वो भी कौन सा होता है, विटामिन सी होता है। तो ये विटामिन सी के बारे में याद रखना है, ठीक है। कच्चे आम में विटामिन सी होता है, पके आम में विटामिन ए होता है, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी होता है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो ये होगी आपकी फोर्ट्रॉन, यानी सबसे पहले कौन सी कंप्यूटर भाषा को विकसित किया गया था। ये हाई स्तरीय भाषा होती हैं, कोबोल बेसिक पास्कल ये सब हाई स्तरीय भाषाएं हैं, उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका, फोर्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है कंप्यूटर प्रोग्राम के जनक लेडी अगस्ता हैं, लेडी अगस्ता। कंप्यूटर प्रोग्राम के जनक किसे माना गया है, लेडी अगस्ता को माना गया है। बोलो बात क्लियर होगी यहाँ तक। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी 1940 से 56 तक मानी जाती है, और वर्तमान में 5वीं पीढ़ी जारी है जो 1980 के बाद अब तक चल रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। कुद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुद नृत्य जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है, जम्मू कश्मीर। याद रखना, मैं फिर कहता हूँ जो नॉर्मल नृत्य है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिय, ये आपको मैं पहले करा चुका हूँ वीडियो में। कुछ हटके पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी ना सिलेक्शन होगा इतनी भीड़ में। हटके पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अब आपके पास मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और राजस्थान है, इन तीनों के भी मैंने नृत्य लिए हैं। आगे देखो भाई, फटाफट देखो। उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, पाइका, डंडा, जात्रा। अच्छा एक और याद रखना, जात्रा केवल पश्चिम बंगाल का है, केवल जात्रा पश्चिम बंगाल का है, जबकि डंडा जात्रा उड़ीसा का है।
और दखलई कहाँ का है, दखलई तो ये भी उड़ीसा का है, हटके है ना चीज़ें, याद रखियो। पाइका उड़ीसा, डंडा यात्रा उड़ीसा, दखलई उड़ीसा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आगे आ जाओ। मध्य प्रदेश के नृत्य देख लीजिए कौन कौन से। राई नृत्य एमपी का है, जवारा नृत्य एमपी का है, मटकी वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पिछली बार जीडी पूछ चुका है, मटकी कहाँ का है, एमपी का है। तो राई नृत्य, जवारा नृत्य और मटकी नृत्य एमपी मध्य प्रदेश का है। आगे आइए, राजस्थान देखिए, घूमर और इसी कहते हैं गणगौर, कहाँ का, राजस्थान। कालबेलिया राजस्थान। तेरह ताली ये पिछली बार जीडी में आया था, याद रखना तेरह ताली कहाँ का है, तो तेरह ताली राजस्थान का है। तेरह ताली, कालबेलिया, घूमर यानी गणगौर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है झुम्पा लाहौरी। कौन है, झुम्पा लाहौरी। बात क्लियर हो गई। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट झुम्पा लाहौरी की पुस्तक कुछ और भी है, इनको याद रख लेना। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज है, द नेम सेक है, अनएक द टर्म अर्थ के नाम से भी एक पुस्तक है। तो ये तीन पुस्तक भी अपने नोट्स में नोट कर लेना। ठीक है, आगे आइए। एजार कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहना है, आपके लिए ही मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ध्यान रखना है। और आपसे मैं हमेशा एक वादा करते जाऊँगा, एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एजार कप तो ये है आपका पोलो से। तो आपके जीडी में अब जितना कप आ सकता है, देखिए मैंने एक जगह सबको ले लिया है, इससे बाहर एक भी कप नहीं जाएगा, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, देखो यहाँ पर आइए। फीफा, डूरैंड और रोबर्स ये तीनों ही कप फुटबॉल से हैं। बेटन, आगा खां हॉकी से है। एसेज और रणजी विल्सन ट्रॉफी ये क्रिकेट से हैं। थॉमस कप, संतोष ट्रॉफी, सीजर्स फुटबॉल से है। थॉमस कप बैडमिंटन से है। हीरो कप फुटबॉल है। सुब्रतो कप फुटबॉल है। एशिया कप क्रिकेट, डेविस कप लॉन टेनिस, एजार कप पोलो, उबेर कप बैडमिंटन, बाकर कप गोल्फ, चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट, होलकर ट्रॉफी ब्रिज, राइडर कप गोल्फ, मर्डेका कप फुटबॉल है। इतने ही कप आप याद कर लेना, इतने ही ट्रॉफियों में आपका काम हो जाएगा। और बताइए, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट आज का समाप्त हो गया। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कैसा लगा आज का क्लास आपको, और उम्मीद करता हूँ जिस तरह से आप मुझे अपना ये प्यार दे रहे हैं, वीडियो को लगातार आप शेयर भी कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। आपके कमेंट भी अच्छे अच्छे आते हैं, इसी तरह से आप कमेंट करते रहिए, जिससे मेरा हौसला और अधिक बढ़े, मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।